वेलकम टू स्के नॉवल वर्स, जहां कहानियां की शुरुआत होती। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना। सेरा और उसका समूह पूरी तरह से सन्नाटे में छत पर लेटे हुए थे। आराम करते हुए उन सभी ने एक आवाज़ सुनी जो एक दहाड़ थी। कुछ ही सेकंड बाद ऐश दौड़ती हुई आई। वह पहले पर थी और उसने एक ऐसी बात बताई जो सभी के लिए स्पष्ट थी। हे लेडी, भ्रष्ट हमारी दिशा में बढ़ रहा है। शुक्रिया ऐश, चलो छत पर चलें। और अब वे भ्रष्ट के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करनी थी और वे उसे स्कैन करना चाहते थे। राक्षस का नाम भी उसकी शक्तियों के बारे में सुराग दे सकता था। उन्हें उस जीव के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें बस इतना पता था कि वह भ्रष्ट है, क्योंकि नाइटमेयर ने उस समय भी को यही बताया था। उन्हें उसका स्तर भी नहीं पता था। वे सड़कों पर राक्षस को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। और उसे दोबारा सुनने के लिए उन्हें लगभग 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। कुछ गड़बड़ है। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? आवाज़ मानो हर जगह से आ रही थी और इमारतों के बीच गूंज रही थी। सेरा ने अपने सामरिक उपकरणों के नीचे अपना पहनावा पहना हुआ था, इसलिए उसकी सुनने की क्षमता ज़्यादातर लोगों से बेहतर थी। फिर भी वह आवाज़ का ठीक ठीक पता नहीं लगा सकी। ये हमारी दिशा से आ रहा है, शायद हमारे नीचे से। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि आवाज़ नीचे से नहीं आ रही थी। सेरा ने धीरे धीरे अपना सिर आसमान की ओर उठाया। वहां उसने जो देखा वह सचमुच राक्षस की परिभाषा थी। लगभग 5 मीटर ऊंची एक विशालकाय आकृति, घुमावदार सींगों वाली, गहरे लाल रंग की त्वचा वाली और चमगादड़ जैसे काले पंखों वाली, उनके ठीक ऊपर उड़ रही थी। सेरा ने उसे देखा और उसे लगा कि यह शैतान की ओर से आ रही शुद्ध दुर्भावना है। वह इस कोण से पूरे प्राणी को नहीं देख सकती थी, लेकिन इतना तो देख ही सकती थी कि यह एक कठिन लड़ाई होने वाली है। घड़ी स्कैन करो, उसने अपनी घड़ी में फुसफुसाते हुए कहा। बाकी लोगों ने उसकी तरफ देखा। उन्हें ऊपर वाले जीव का पता ही नहीं चला। सेरा ने बिना कुछ कहे ऊपर की ओर इशारा किया और उन्होंने अपनी आंखों से उस राक्षस के हर इंच का विश्लेषण किया। स्कैनिंग पूर्ण। वर्गीकरण प्रथम श्रेणी का भ्रष्ट। नाम नाइट डेमन। नाइट डेमन दिलचस्प है, तो उसकी क्षमता परछाइयों से नहीं बल्कि रात से जुड़ी है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि इससे लड़ाई आसान होती है या मुश्किल। वे 1 घंटे से ज़्यादा समय तक उस राक्षस पर नज़र रखे रहे, लेकिन फिर भी उसने जाने का फैसला नहीं किया। कम से कम सेरा ने राक्षस को कई कोनों से देखा और महसूस किया कि वह उसके शुरुआती अनुमान से कहीं ज़्यादा भयानक था। उसकी 4 विशाल कीड़े जैसी भुजाएं थीं और मानव जैसे हाथ थे जिनमें से उंगलियां बेतरतीब ढंग से निकल रही थीं। उसने हर जोड़ी भुजा में 2 बड़ी तलवारें भी पकड़ रखी थीं। वह राक्षस साक्षात मृत्यु का अवतार लग रहा था। आखिरकार उन्हें भोर तक छत पर ही लेटे रहना पड़ा। सेरा बुरी तरह थकी हुई थी, लेकिन उसे नींद भी नहीं आ रही थी। राक्षस रात भर उनकी छत पर मंडराता रहा, लेकिन जैसे ही सूरज निकलने वाला था वह अचानक भाग गया। ऐसा लग रहा है जैसे उसे सूरज से डर लग रहा है या कुछ और। शायद हम इसका इस्तेमाल कर सकें। राक्षस के चले जाने की पुष्टि के बाद वे ज़मीन से उठे। फिर नियमित लोग नाश्ता बनाने चले गए, जबकि सेरा लूसी के समूह के लिए रास्ता तय करने लगी। खाने के बाद वे प्रवेश द्वार से दूर दक्षिण पूर्व की ओर जाने वाली सड़कों पर चले गए। इस राक्षस के बारे में मुझे एक बात अच्छी लगती है, वो ये कि ये अपनी गलियों को साफ रखना जानता है। आसपास एक भी राक्षस नहीं है। दरअसल वे 1 घंटे में ही लूसी के ठिकाने पर पहुंच गए और उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। इमारत में घुसते समय सेरा ने अपने आसपास लगातार रोशनी बनाए रखी ताकि लूसी गलती से उन पर हमला न कर दे। संभवतः कोई स्काउट सड़कों पर नजर रख रहा था, लेकिन वह ये जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। लूसी और उसका समूह कैंपफायर के चारों ओर बैठकर हंसी मजाक और नाश्ता कर रहे थे। तभी वे वहां पहुंचे। जैसे ही नियमित लोग सेरा को देखते वे तुरंत खड़े हो जाते और उसे सलाम करते। उसे अपने समूह से इसकी आदत हो गई थी, इसलिए उसने बस उन्हें सिर हिलाया और लूसी के पास चली गई। यदि आप यहाँ हैं तो इसका मतलब है कि स्काउटिंग सफल रही, लूसी ने मुस्कुराते हुए पूछा। सेरा ने भी मुस्कुराते हुए अपनी घड़ी निकाली और स्कैन करके विश्लेषण किया हुआ दानव सबको दिखाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम उसके काफ़ी करीब पहुंच गए थे। आप कह सकते हैं कि वह हमारे ठीक ऊपर था। वे दोनों इस पर हंस पड़े, जबकि नियमित दर्शक उनके हास्य से थोड़ा परेशान हो गए। ये बहुत बढ़िया है, फिर हम इस बदसूरत बदमाश के खिलाफ योजना बनाने के लिए घर जा सकते हैं। हाँ, खाना खत्म करो फिर चलते हैं। मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ। ओह, मुझे यकीन है कि बिया इसमें आपकी मदद करेगी, लूसी ने मुस्कुराते हुए कहा। सेरा थोड़ा शर्मा गई, लेकिन उसने अपनी नज़रें नहीं हटाईं और बनावटी नाराज़गी जताते हुए कहा, तो तुम ही हो जो मेरे और बी के बारे में अफवाहें फैला रहे हो। क्या अफवाहें? मैं तो सच कह रही हूँ बी, और तुमने तो इसकी पुष्टि कर दी है, लूसी ने हंसते हुए कहा। ठीक है, जो भी हो, खाना खत्म करो और फिर चलो। इसके साथ ही सेरा छत पर चली गई ताकि वह चीज़ों पर नज़र रख सके, जबकि अन्य लोग आराम कर रहे थे।
जल्द ही उन्होंने खाना खत्म किया और स्टेशन की ओर वापस चल पड़े। उन्हें कुछ जीवों से लड़ना पड़ा, लेकिन नियमित यात्रियों ने उनका ध्यान रखा। कुछ घंटों बाद वे पहुंच गए। उन्होंने सैनिकों को विदाई दी और उन्हें सलामी दी। ये सब करने के बाद लूसी और सेरा सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में चली गईं। बाकी लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे, इसलिए लंबी योजनाएं शुरू हो गईं। उन्हें जीतने का रास्ता ढूंढने में घंटों लग गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक कारगर योजना बना ली, जिसे 2 दिनों में लागू किया जाना था। इसके बाद उन्होंने एक संभावित जासूस के अस्तित्व जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात की। ये बहुत सुविधाजनक लगता है कि डेथब्रिंगर को न केवल हमारी योजना के बारे में पता था, बल्कि संत सेराफिन के अस्तित्व के बारे में भी पता था। क्लॉकवर्क ने कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन हम भी अपनी योजनाओं को ज्यादा गुप्त नहीं रखते थे। और नाइटमेयर में एक इवॉल्व्ड हो सकता है जिसके पास भविष्य की कोई दृष्टि या कुछ और हो। हम बस अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ सकते हैं। बी ने जवाब दिया, लेकिन अगर किसी को किसी पर शक हो तो उसे अलग करने और उससे पूछताछ करने में संकोच न करें। सेरा ने आगे कहा। इसके साथ ही मीटिंग खत्म हो गई। सेरा और बिया अपने कमरे में चली गईं, जैसा कि वे उसे कहने लगीं। भविष्य के बारे में बात करने के लिए बी बिस्तर पर पीठ के बल बैठ गई। उसने सेरा का सिर अपनी जांघों पर रखा हुआ था। सेरा बिस्तर पर फैली हुई थी, जबकि बी उसका सिर सहला रही थी और वह बीच बीच में कराह रही थी। सेरा का दिन लंबा था, फिर रात, फिर दिन, और योजना बनाने से भी कोई मदद नहीं मिली। लेकिन उसे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। उसका दिमाग अभी भी अपनी खोजों और रिश्तों के बारे में सोच सोचकर काम कर रहा था। सेरा इस बारे में बी से बात करना चाहती थी, लेकिन यह मालिश इतनी अच्छी थी कि उसे छोड़ना संभव नहीं था। बस कुछ मिनट और, फिर हम बात करेंगे। 15 मिनट बाद आखिरकार उसने आंखें खोलीं और बी की तरफ देखा। वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी उंगलियां सेरा के बालों में नाच रही थीं। उसने झुककर एक लंबा, कामुक चुंबन दिया। इसके बाद वह सीधी हुई और पूछा, तो आप किस बारे में बात करना चाहते थे? सेरा को अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए कुछ सेकंड लगे, लेकिन अंततः उसे याद आ गया। मैं कई चीज़ों के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन सबसे स्पष्ट बात से शुरू करते हैं। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? सेरा ने पूछा तो वह शर्मा गई, लेकिन उसका सिर अभी भी बी की जांघों पर था, इसलिए वह मुंह नहीं मोड़ सकी। बी ने उसकी तरफ देखा। उसे उसके सवाल पर कोई हैरानी नहीं हुई और उसका जवाब भी जल्दी ही आ गया। मुझे लगा था कि हम पहले ही मिल चुके हैं। क्या तुम्हें नहीं लगा? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। लेकिन मुझे यकीन नहीं था। इस बिंदु पर सेरा ने शर्मिंदगी से अपना सिर दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बी ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसके होठों पर एक और चुंबन दिया। तुम शर्माते हुए भी बहुत प्यारी लग रही हो, बी ने उसके होठों पर फुसफुसाया। और तुम मुझे लगातार शर्मिंदा करने के लिए एक दुष्ट हो, सेरा ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, तो फिर अपने सिर की मालिश के लिए किसी और को ढूंढो, सेरा ने डरने का नाटक करते हुए कहा। तुम्हें मतलबी कहने के लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। बी मुस्कुराई और बोली, माफ़ी स्वीकार है। अब बात करते हैं कि तुम मुझसे असल में क्या पूछना चाहते थे। सेरा ने आह भरी और समझाना शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं 1000 जीवन सार तक पहुंचने के करीब हूं और लंबे समय से रैंकिंग बढ़ाने के बारे में सोच रहा था। मुझे एहसास हुआ कि रैंकिंग बढ़ाने के लिए सिर्फ एक शक्तिशाली प्राणी का इस्तेमाल करना समझदारी नहीं है। क्या आपके लिए पहले मारे गए प्राणी के समान प्राणी चुनना ज़्यादा समझदारी नहीं होगी? गिया ने थोड़ा सोचा। मुझे लगता है कि यह अधिक समझ में आता है, लेकिन ऐसा प्राणी आपके लिए क्या होगा? कुछ स्वर्गदूत जैसा। यह अभी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि मेरे पास रैंकिंग बढ़ाने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए, हम दोनों जानते हैं कि रैंकिंग बढ़ाने पर आपको एक और रूपांतरण मिलता है। हाँ, आपके पहले से मौजूद रूपांतरण को थोड़ा अपग्रेड मिल रहा है। लेकिन क्या हो अगर यह बहुत कम ना हो? क्या हो अगर आप रैंकिंग बढ़ाने के लिए एक समान प्राणी का इस्तेमाल करें और बदले में आपको एक बिल्कुल अलग रूपांतरण मिले? गिया की आंखें समझ से चौड़ी हो गईं और उसने सेरा की बात पूरी की। आप अपने पहले से मौजूद डिवाइस को अपग्रेड करें। सेरा, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन ज़्यादा लोग ऐसा क्यों नहीं करते? शायद कुछ लोग होंगे, लेकिन किसी कारण से वे इसे गुप्त रखते हैं। और मैं ये समझ पाया, तो वह तुम्हारी वजह से। तुम बहुत खास हो, सिर्फ उन स्तनों की वजह से नहीं। फिर बिया नीचे झुकी और उन्हें सेरा के मुंह पर रख दिया। दोनों हंस पड़े। फिर सेरा ने अपनी बात जारी रखी। जैसा कि मैं समझता हूँ, तकनीकी रूप से आप एक अलग जाति से हैं, सही है? उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा था जब उसने कहा, मुझे लगता है ऐसा ही है। क्यों? इसका मतलब है कि विकास नस्ल बदल सकता है। तो क्या हुआ अगर आपकी रैंक समान जीवों के साथ बढ़ गई? हो सकता है कि 1 या 2 के बाद आपकी नस्ल सचमुच बदल जाए। लेकिन ये सिर्फ एक सिद्धांत है। असल में ज़रूरी बात यह है कि रैंक बढ़ाते समय हमें अपनी पहली हत्या से जुड़ी कोई चीज़ ढूंढनी और उसका शिकार करना चाहिए।
ये खास तौर पर आपके लिए सच है, अगर आप गलत राक्षस को मार देते हैं तो यह आपकी प्रगति को रोक सकता है। बिया काफी देर तक सेरा को घूरती रही, फिर उसके बगल में लेट गई और पीछे से सेरा को गले लगा लिया। बिया ने उसकी गर्दन पर चुंबन किया और उसके कान में फुसफुसाया, जब तुम इतनी विचारशील होती हो तो तुम बहुत सेक्सी लगती हो। मेरा मन करता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ संभोग करूं। सेरा के पैर की उंगलियां सिकुड़ने लगीं और उसे गर्मी का एहसास होने लगा। वह बी की तरफ मुड़ी और बोली, मुझे लगता है कि तुम जो भी करती हो वो सेक्सी है, और मैं भी तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती हूँ, लेकिन मैं सोना भी चाहती हूँ। हाँ, मुझे पता है, हम जल्द ही बनकर पहुँच जाएंगे, फिर मैं आखिरकार तुम्हारा दिमाग खराब कर पाऊंगा। मुझे असल में कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए समय भी नहीं है। बी ने उसे एक बार फिर चूमा, फिर उठकर बाहर चली गई। सेरा ने 1 घंटे तक एक करवट से दूसरी करवटें बदलती रही, जब तक कि वह अंततः शांत होकर सो नहीं गई। वह बहुत देर तक सोती रही। एक दिन अचानक उसकी नींद खुली और उसने देखा कि बिया उसे सोते हुए गले लगा रही है, तो सेरा ने बिना किसी खास वजह के थोड़ा और सोने का फैसला किया। अगले 2 दिन तेजी से बीत गए। सेरा ने ज्यादातर समय प्रशिक्षण और सोने में बिताया। उसने अपनी क्षमताओं का और भी अभ्यास शुरू कर दिया। अपनी भविष्य की प्रगति का अंदाजा लगाने के बाद उसे उनमें महारत हासिल करनी चाहिए। दुर्भाग्य से, जिन सैनिकों ने स्वेच्छा से उसकी ट्रेनिंग में मदद की, वे ज्यादा मार नहीं झेल सकते। उन्होंने उसकी विंग्स ऑफ डेस्पायर क्षमता को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद की। क्योंकि वे सहयोगी हैं, वह उन्हें प्रेरित करती है और उनकी प्रतिक्रिया से सेरा अपने आउटपुट और एसेंस के इस्तेमाल में निपुणता हासिल करने लगी। अपनी रोशनी से वह अपने शरीर या हथियार के अलग अलग हिस्सों को चमकाना सीखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। वह छोटे छोटे हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती रही। सबसे छोटा उसका निप्पल था, जिसे देखकर बिया इतनी जोर से हंसने लगी कि वह रोते हुए फर्श पर लौटने लगी। समय बीतता गया और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब वे नाइट डेमन को चुनौती देंगे। वे सब स्टेशन के प्रवेश द्वार पर मिले। उनके साथ 20 सैनिक भी थे। उनका काम युद्ध क्षेत्र के चारों ओर एक सुरक्षित घेरा बनाए रखना होगा। जैसे ही बी और सेरा बाहर निकली, उन सभी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वे सचमुच घुटनों के बल बैठ गईं। खैर, यह नया है, सेरा फुसफुसाई। बिया जल्दी ही अपने आश्चर्य से उबर गई और बोली, हमारे सैनिकों, आज हम कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। सात विकसित एक भ्रष्ट का शिकार करेंगे। जयकारे बहुत जोरदार थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब एक स्वर में 2 नाम पुकारे जाने लगे, सेंट सेराफिन, लेडी बी। सेंट सेराफिन, लेडी बी। और जब शोरगुल जारी था, सेरा ने बी को चूमा, जिससे फिर से जयकारे शुरू हो गए। फिर वे ऊंचे मनोबल के साथ शैतान का सामना करने के लिए आगे बढ़े। स्टेशन से निकलते ही सूरज निकल आया। योजना का एक बड़ा हिस्सा ये था कि हमला दिन में ही हो। उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि उनके दुश्मन का नाम नाइट डेमन था। बिया आगे आगे सेरा के बगल में चल रही थी और समूह का नेतृत्व कर रही थी। उनके पीछे उनकी टीम के बाकी सदस्य आ रहे थे, सिवाय लूसी के, जो उस समय टोही अभियान चला रही थी। और उनके पीछे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार 20 सैनिक मार्च कर रहे थे। उनका अनुमान था कि वे दोपहर के आसपास पहुंचेंगे। शहर में घूमते हुए कोई भी बात नहीं कर रहा था, हर कोई आसपास के माहौल पर नजर रख रहा था, घात लगाए हमले की आशंका से सतर्क। जब वे जा रहे थे तो कभी कभी कुछ दागी या सड़े हुए लोग आकर उन पर हमला कर देते थे, लेकिन वे जल्दी ही उनका काम तमाम कर देते थे। आखिरकार जब लूसी ने उन्हें रास्ता बदलने को कहा तो उनकी गति धीमी हो गई, लेकिन ज्यादा नहीं। वे दोपहर के 2 घंटे बाद पहुंचे। सबने अपनी अपनी जगह ले ली। नियमित सैनिक भी अलग अलग होकर अपनी अपनी चौकियों पर चले गए। वे युद्ध के लिए तैयार थे। देखते हैं हम कैसे प्रबंधन करते हैं, बी ने सोचा। और जब लूसी राक्षस को बाहर निकालने गई तो बी सेरा के पास गई और उसे भाग्य के लिए एक गहरा चुंबन दिया। अब हमें केवल लूसी के संकेत का इंतजार करना है। उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। 5 मिनट में ही वह एक काले रंग की आकृति के साथ वापस आ गई। जैसे ही वे पास पहुंचे, योजना का पहला भाग पूरा हो गया। उन्होंने राक्षस को वहीं पहुंचा दिया जहां वे उसे चाहते थे, खुली हवा में। अचानक तेज रफ्तार वाली गोलियां गूंजीं और राक्षस की पीठ पर लगीं, जहां उसके पनपीठ से जुड़े थे। वो किल शॉट था और उन शॉट्स ने उसका सारा एसेंस खत्म कर दिया, लेकिन नतीजे इसके लायक थे। एक जोरदार गर्जना हुई और हवा में गहरे लाल रंग की आकृति तेजी से नीचे गिर रही थी। उसके घावों से कुछ काला सा निकल रहा था और वे बंद होने लगे, लेकिन अचानक बंद हो गए। ऐसा लगता है कि जादूगरनी ने अपना काम अच्छे से किया है। जादूगरनी ने राक्षस के पुनर्जन्म को रोक दिया है, इसलिए उसके पंख कुछ देर तक काम नहीं करेंगे। और जब वह गिर रहा होगा तो उसके बाकी 5 पंख उस क्षेत्र में फैल जाएंगे जहां वह जमीन से टकराएगा। बी के दाहिनी ओर विल और बाईं ओर लूसी खड़ी थी। लूसी के बाईं ओर क्लॉकवर्क अपने रूपांतरित रूप में खड़ा था और उसके बगल में सेरा।
उनके घेरे के ठीक बीच में धूल का एक बादल जम रहा था और उसमें से एक आकृति उभर रही थी। आकृति दहाड़ उठी और सारी धूल गायब हो गई। तुम कितने बदसूरत कमीने हो। राक्षस बिल्कुल वैसा ही था जैसा सेरा द्वारा लाए गए चित्रों में था। 5 मीटर लंबा, 4 भुजाएं, 2 तलवारें, 2 निष्क्रिय पंख। उनकी योजना का तीसरा भाग यह है कि विल और क्लॉकवर्क राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, जबकि बाकी 3 लड़कियां उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करती हैं। जब क्लॉकवर्क को पता चला कि उसका रूपांतरण अपग्रेड करने योग्य है, तो उसने दिन रात उस पर काम किया। आखिरकार उसने उसे किसी सड़े हुए जीव की खाल से ढक दिया और किसी और की हड्डी से तलवार बना ली। साथ ही उसने उस पर एक रेलगन भी लगा दी। जैसे ही धूल जमी, उन्होंने राक्षस को हमला करने का समय नहीं दिया, बल्कि विल ने अपने भाले से उसके पेट पर वार किया। उसी समय क्लॉकवर्क ने अपनी रेलगन से राक्षस के सिर पर गोली चलाई और अपनी तलवार से राक्षस के पैर पर वार किया। भ्रष्ट व्यक्ति अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा। उसने गोली लगने से पहले ही अपना सिर हिला दिया, फिर दोनों हमलों को विफल करने के लिए अपनी तलवारों का इस्तेमाल किया। वह जवाबी हमला करने ही वाला था कि उसके पैरों के चारों ओर लताओं ने उसे पल भर के लिए रोक दिया, और उसी पल एक विशाल चील ने उसके चेहरे पर झपट्टा मारा और अपने पंजे से उसकी एक आंख उड़ा दी। जब ये हमले चल रहे थे, तभी चारों ओर शुद्ध श्वेत प्रकाश से युक्त एक ग्लेव उस जीव की एक भुजा पर टूट पड़ा। हाथ जमीन पर गिर गया और सेरा हवा में उड़ रही थी क्योंकि भ्रष्ट उस पर टूट पड़ा था। लेकिन उसने जल्दी से अपने पंखों का इस्तेमाल किया और एक और वार किया, जबकि बी ने अपने एक झटके से उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक राक्षस ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने छोटे हमलों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और एकल लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। सबसे पहले क्लॉकवर्क गिरा, दोनों तलवारें उसकी छाती में लगी। रॉटन का कवच तो सुरक्षित रहा, लेकिन वह बेहोश हो गया और हवा में 10 मीटर दूर उड़ गया। क्लॉकवर्क के चले जाने के बाद उन्होंने अपनी संरचना बदल ली। लूसी हवा में जानवर को परेशान कर रही थी, जबकि वे तीनों उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। तभी किसी और ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दोनों तलवारें सेरा की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन वह चकमा देकर पीछे हट गई। राक्षस ने उसका पीछा किया, मानो उसे एहसास हो गया हो कि वह उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। बी पहले से ही अपनी तलवार के प्रहारों को बढ़ाने के लिए अपने सार का इस्तेमाल कर रही थी और उसने अंदर जाकर राक्षस के एक पंख को काट दिया। वह चीखा और पलटा और दोनों तलवारें उस जगह पर पटक दी जहां बी खड़ी थी, लेकिन उसने अपनी बेलों का इस्तेमाल करके आसानी से उसे चकमा दे दिया। अगला हमला हुआ, लेकिन इस बार लय बदल गई। एक वार बाईं ओर से, दूसरा वार कुछ ही सेकंड बाद। बी वार के नीचे गई, लेकिन 1 सेकंड के अंश से भी कम समय में वह बच गई और उसके हाथ पर कट लग गया। इसके बाद विल ने उस जीव के पैर के जोड़ में छुरा घोंपा, लेकिन उसने परवाह नहीं की और एक हाथ से उसकी ढाल पकड़ ली। उसने अपनी एक तलवार से उसे छुरा घोंपने की कोशिश की, लेकिन लूसी उसे धक्का देकर गिराने में कामयाब रही और मरने के बजाय वह एक बुरी तरह घायल होकर जिंदा गिर गया। अरे, ये ठीक नहीं चल रहा, हमें कुछ करना होगा। सेरा ने भी यही सोचा होगा, क्योंकि उसके हमले और भी ज्यादा खतरनाक हो गए थे, लेकिन खून की प्यास की वजह से नहीं, बल्कि उसके कौशल की वजह से। वह एक के बाद एक हमले करती रही और लगातार वार करती रही। बिया सेरा के पीछे गई और दोनों ने उस जानवर को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया। लूसी विल को विनाश से दूर ले जाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी, और जब बी का शरीर आधा कटा हुआ पड़ा था, तब भी वह असहाय थी। लूसी के लिए दिन की शुरुआत अच्छी रही। रात में थोड़ी शराब पीने के बाद उसकी नींद एक सिपाही के बिस्तर पर खुली। लूसी को तो ये भी नहीं पता था कि आखिरी बार वह अपने बिस्तर पर कब सोई थी। जब मैं किसी और के साथ मजा कर सकता हूं तो इसका क्या मतलब है। जैसे ही लूसी जागी और जल्दी से कपड़े पहने, उसने बिस्तर पर पड़े सैनिक को अलविदा कहा, चाहे वह कोई भी हो, और वह अन्य लोगों की तलाश में लग गई। आज हम इतिहास रच रहे हैं। 7 युवा विकसित एक भ्रष्ट से मुकाबला कर रहे हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ। बैरक से बाहर निकलते हुए उसने कुछ बातचीत सुनी। ज्यादातर बातचीत 2 लोगों के बारे में थी और बाकी आज के मिशन के बारे में। लगता है सब भी मेरी तरह ही उत्साहित हैं। दरअसल उनकी आवाज़ में डर या शक का जरा भी नामोनिशान नहीं है। उस जोड़ी ने इस धार्मिक बकवास से वाकई उन पर खूब रौब जमाया, लेकिन इससे उन्हें एक मकसद मिलता है और उनका डर दूर हो जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि यह ठीक है। स्काउटिंग मिशन के बाद बी और सेराफिन के बारे में उनकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। ये खबर कि वे प्रेमी हैं, आग में घी डालने के समान थी। ये और भी अजीब होता जा रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इनसे इतना क्यों जुड़े हुए हैं, मानो वो ये मान लेना चाहते हों कि ये घटिया शो खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। आखिरकार वह प्रवेश द्वार पर पहुंची। बाकी सभी लोग वहां थे, जिनमें 20 नियमित लोग भी शामिल थे। बस 2 लोग गायब थे, जो नेता थे। शायद वे अपनी एंट्री से हंगामा मचाना चाहते हैं। ओह, शैतान की बात। अगली बात जिसने लूसी को आश्चर्यचकित कर दिया, वह ये थी कि सभी सैनिक उस जोड़े के सामने घुटने टेक दिए। ठीक है,
इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह बहुत सी चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी, जैसे कि बी का भाषण, जयकार और अंत में चुंबन। क्या उन्होंने पहले से इसका अभ्यास किया था? सच कहूं तो लूसी को इसकी परवाह नहीं थी, बस ये एक दिलचस्प बात थी। जब तक जनता का अपने नेताओं पर इतना भरोसा नहीं होगा और नेता जनता की ज़रूरतों को अपने निजी हितों से पहले रखेंगे, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है वे सब कुछ यूं ही नहीं होने दे रहे। वे इस धार्मिक व्यवहार का इस्तेमाल नैतिक उत्थान के लिए करेंगे। अच्छी रणनीति है, मुझे पसंद है। इस समय वह पहले से ही आकाश में रास्ता तलाश रही थी। रास्ते में कुछ खास नहीं है, कुछ दागी और सड़े हुए, कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं। रुको, ठीक है, हमें वहां से एक चक्कर लगाना होगा। उसके नीचे दो भ्रष्ट प्राणी आपस में जमीनी लड़ाई कर रहे थे। अचानक कहीं पीछे से एक तेज चीखने की आवाज़ आई। बहुत देर कर दी, अब तुम धीमे हो रहे हो प्यारे। लूसी ने उस डरावने प्राणी के उसे खाने के लिए आने से पहले ही गोता लगा लिया। 1 मिनट बाद ही वह शाही जोड़े के पीछे चल रही थी और बी और सेराफिन का जिक्र करने लगी। वे दोपहर के 2 घंटे बाद घात स्थल पर पहुंचे। योजना के अनुसार तो नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा समय था। अब जब सभी अपनी जगह पर पहुंच गए थे, तो पहले भाग का समय आ गया था। या तो यह मज़ेदार होगा या फिर बेकार होगा। लूसी आकाश में उड़ी और राक्षस को चारा डालने गई। वह बनकर के प्रवेश द्वार की ओर उड़ी और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसे बहुत से लोग बहुत बेवकूफ़ी मानेंगे। वह जितनी जोर से चीख सकती थी, चीखी। इसने निश्चित रूप से उसका ध्यान आकर्षित किया। ये जानने की प्रतीक्षा किए बिना कि दानव ने इसे सुना है या नहीं, लूसी ऊपर उड़ गई और 1 सेकंड बाद उसके नीचे कुछ विस्फोट हुआ। हाँ, और यह शायद इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने इसे जगा दिया है। लूसी एक खास दिशा में उड़ी जहां किलशॉट उसे मार गिरा सकता था। थोड़ी देर बाद गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और दानव गिर पड़ा। दानव के ज़मीन पर गिरने से पहले ही लूसी अपनी जगह पर पहुंच गई। इसके गिरने से धूल का एक विशाल बादल उत्पन्न हुआ और उसके स्थिर हो जाने के बाद लड़ाई शुरू हो गई। वे कुछ देर तक लड़ते रहे, तभी विल को चोट लग गई और लूसी को उसे खींचकर दूर ले जाना पड़ा। फिर वह लड़ाई में शामिल होना चाहती थी, लेकिन प्रतिभागियों की गति को देखते हुए यह मौत की सज़ा होती। मैं सिर्फ देखकर कुछ नहीं कर सकता। वह सोच ही रही थी कि अचानक एक चीख सुनाई दी। वह सेराफिन की थी, लेकिन वह अपने लिए नहीं, बल्कि इसलिए चिल्लाई क्योंकि बी ज़मीन पर 2 टुकड़ों में पड़ी थी। वह अभी भी जिंदा थी और धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रही थी, लेकिन राक्षस पहले से ही जानलेवा प्रहार की तैयारी कर रहा था। उसके हथियार गिर गए, लेकिन सेराफाइन के ग्लेव ने उन्हें हवा में ही रोक दिया। हथियार टूट गया, लेकिन टिका रहा। वह उस राक्षस के सामने कैसे टिक पाएगी? बाहर निकालो उसे, सेराफिन दांत पीसते हुए चिल्लाए। लूसी को तुरंत पता चल गया कि वह किससे बात कर रही है और वह बी को अपनी ओर खींचने के लिए आगे बढ़ी। इस बीच सेराफिन ने यह सुनिश्चित किया कि राक्षस बी या दूसरों के आसपास न रहे। उसने राक्षस को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके हमले आसानी से नाकाम हो गए। बस एक ही अच्छी बात थी कि उसके हथियार के चारों ओर की रोशनी राक्षस और उसके हथियार को नुकसान पहुंचा रही थी। इसीलिए सेराफिन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थी और इसीलिए उनके पास सफलता का मौका था। लेकिन सेराफिन अकेले उसे नहीं मार सकती थी और वह ये भी जानती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि हार मानने का मतलब था उसके अपनों का विनाश। सेराफाइन ने पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक हमले को रोका, उसका ग्लेव टूटकर प्रकाश के कणों में बदल गया। अचानक एक तलवार उसके पेट में घुस गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी को छूकर निकल गई। अगले ही पल वह हवा में उड़ने लगी, फिर जमीन पर जोर से गिरी और हिलना बंद कर दिया। राक्षस ने कुछ पलों तक उसे देखा, फिर मुंह मोड़कर लूसी और उसकी सभी घायल सहेलियों के पास पहुंच गया। लूसी अपनी जगह पर डटी रही और लड़ने को तैयार रही, चाहे वह कितनी भी बेतुकी क्यों न हो। राक्षस ने उस पर तलवारों से हमला किया और वह उनसे बच निकली, लेकिन तीसरे खाली हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन पर पटक दिया। लूसी ने बस ऊपर देखा और देखा कि 2 विशाल तलवारें उसकी ओर बढ़ रही हैं। तभी अचानक उसके सामने सफ़ेद पंख दिखाई दिए और एक चमकती रोशनी में कुछ अविश्वसनीय हुआ। सेराफाइन उसके सामने खड़ी थी और उसके हाथ में प्रकाश से बनी एक तलवार थी और उसके चारों ओर 2 महान तलवारों के टुकड़े थे। राक्षस अभी भी लूसी के सामने खड़ा था, लेकिन उसके साथ कुछ गड़बड़ थी। इसमें क्या गड़बड़ है? ये तो डरा हुआ लग रहा है। जैसे ही सेराफिन को यह एहसास हुआ, उसने आगे बढ़कर राक्षस को सिर से लेकर जांघ तक आसानी से काट डाला। मुझे लगता है कि मैं अंततः नियमित लोगों को समझ गया हूँ। सेराफिन ने पलटकर उन सभी को एक एक करके देखा। उसकी नज़रें बी पर टिकी रहीं जो जागने लगी थी। जैसे ही उसने उन सभी को जिंदा और स्वस्थ देखा, वह मुस्कुराई और फिर घुटनों के बल गिर पड़ी। लूसी ने अब सेराफिन के पेट के छेद से बहते खून के सागर को देखा। आह, लानत है! बी के जागने पर ये पहले शब्द थे। उसकी इंद्रियां अभी भी भ्रमित थीं, लेकिन उसने पास से तेज आवाज़ें आती सुनी। क्या हो रहा है? सेरा कहाँ है? राक्षस का क्या हुआ? ऐसे ही सवाल उसके दिमाग में बार बार आ रहे थे।
बिया खड़ी होने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर अभी पूरी तरह से वापस नहीं बढ़े थे। अचानक एक चीख सुनाई दी, वो लूसी थी। चुड़ैल, मदद करो। वो इतनी बेचैन क्यों लग रही थी? क्या उसे मेरी चिंता है? मैं 1-2 मिनट में ठीक हो जाऊंगा। तभी वह लूसी की आवाज़ की ओर मुड़ी और उसकी धड़कन रुक गई। विल उसके बगल में था और वे सचमुच खून से लथपथ थे। लेकिन ये राक्षसों का खून नहीं था। अचानक विच डॉक्टर उनकी ओर दौड़ा। उसने बी की तरफ देखा, लेकिन उसे धीरे धीरे पुनर्जीवित होते देखकर आगे बढ़ गई। क्या किसी को चोट लगी? किसके हाथों पर खून लगा है? और सेरा कहाँ है? चारों ओर देखते हुए बी ने राक्षस को 2 टुकड़ों में देखा और थोड़ा शांत हो गई। कम से कम वे मेरे बिना इसे मारने में कामयाब रहे। वह अभी भी सेरा को ढूंढ ही रही थी कि उसे एहसास हुआ कि उसके पैर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। बिया कांपते हुए पैरों के साथ उठी और एक कदम आगे बढ़ी। वह जमीन पर गिर पड़ी। अरे, अभी भी दर्द हो रहा है। लेकिन सेरा को कहीं न देखकर उसे बुरा लगने लगा। इसलिए बी अपने पैरों पर खड़ी हुई और जीवन की शाखा को बुलाया। तलवार की मदद से वह दूसरों के पास पहुंची। वे वहां घुटने क्यों टेक रहे हैं? लेकिन अंदर ही अंदर वह पहले से ही जानती थी। बी जानती थी कि सेरा कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही थी, लूसी ने परेशान होकर विच डॉक्टर को क्यों बुलाया था, और उन सबके हाथ खून से क्यों सने हुए थे। नहीं 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 नहीं, बी जितनी तेजी से जा सकती थी गई। आखिरकार पहुंचकर वह घुटनों के बल गिर पड़ी। सेरा उसके सामने पड़ी थी, उसके पूरे शरीर पर खून लगा था। वह बहुत पीली लग रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, वह इस समय चीख रही थी क्योंकि बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे थे। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, सेरा मर चुकी थी। चुड़ैल, तुम कुछ क्यों नहीं कर रही हो? उसे बचाओ। इसके बजाय उसने बी को सिर्फ एक दया भरी नज़र से देखा और दयालु स्वर में कहा, मुझे तुम्हारे नुकसान के लिए खेद है। वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर सकी क्योंकि बी ने उसे थप्पड़ मार दिया। उस वाक्य को पूरा करने की हिम्मत मत करना। वह मरी नहीं है। जादूगरनी उस पर जरा भी नाराज नहीं थी। उसकी आंखों में बस उदासी थी, जिससे बी और भी ज्यादा नाराज हो गई। वह सेरा के सिर के पास झुकी और सिसकते हुए उससे फुसफुसाई, कृपया उठो, हमें आखिरकार बनकर मिल गया। हम वो रात बिता सकते हैं जिसके बारे में हम हमेशा बात करते थे। कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन सेरा नहीं जागी। बिया किसी न किसी उपाय, किसी भी चीज़ से उसकी मदद करने के लिए छटपटा रही थी। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे इसकी परवाह नहीं कि यह संभव है या नहीं। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। वह चीखी और अपनी सारी शक्ति जुटा ली, जो एक समय पर और बढ़ गई। बी ने एक साथ अपना सार इस्तेमाल किया। ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ जो एक ही दिशा में बढ़ रहा था, सेरा की लाश की ओर। बी बेहोश होने वाली थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। लूसी उसे जमीन पर गिरने से बचा रही थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसका ध्यान सिर्फ सेरा और उसके आसपास के माहौल पर था। सेरा की लाश के चारों ओर हरी ऊर्जा की एक परत थी, जो समय समय पर नष्ट हो जाती थी क्योंकि उसकी लाश उसे अवशोषित कर लेती थी। कृपया कृपया इसे काम करने दीजिए। उसकी विनती मानो मान गई, क्योंकि सेरा के जख्म धीरे धीरे भरते जा रहे थे। उसे पूरी तरह ठीक होने में 10 मिनट लग गए, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। कुछ मिनट बाद सेरा के शरीर में ऐंठन हुई, उसकी छाती हिलने लगी, उसकी सांसें चलने लगीं। बी का शरीर थकान और राहत से शिथिल पड़ गया। बाकी सब स्तब्ध रह गए। कुछ देर बाद सभी लोग यहाँ आ गए, जिनमें किलशॉट क्लॉकवर्क जो जाग गया था, और सभी सैनिक शामिल थे। कुछ नियमित सैनिक राहत की सांस लेते हुए घुटनों के बल गिर पड़े जब उन्होंने अपने संत को फिर से सांस लेते देखा। बी को किसी की परवाह नहीं थी। एक ही झटके में अपना सारा सार जला देना, फिर इतनी देर तक बेहोश न होना, उसकी सारी इच्छाशक्ति खत्म कर देता था। लेकिन आखिरकार अपने प्रेमी को सांस लेते देखकर वह थक कर सो गई। वह 10 घंटे से सो रही थी। बी एक अनजान कमरे में जाग गई। उसने इधर उधर देखा और जब सेरा कहीं नजर नहीं आई तो वह घबरा गई, लेकिन लूसी जल्द ही मुस्कुराते हुए आ गई और सब कुछ साफ कर दिया। संत बी, आखिरकार आप जाग गईं। हम आपको और संत सेराफाइन को बनकर के प्रवेश द्वार के पास एक खाली पड़ी इमारत में ले आए हैं। अगर आपको भूख लगी है तो रात का खाना तैयार है। वह सचमुच भूखी थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और भी महत्वपूर्ण बात थी। कैसे? सेरा कैसी है? ये कहते हुए लूसी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। हमें यकीन नहीं है। डायन चिकित्सक ने कहा है कि चिकित्सकीय दृष्टि से वह पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन वह कोमा में है। वह कहाँ है? बेशक, आपके कमरे के बगल में। ठीक है, क्या आप वहाँ खाना भेज सकते हैं? लूसी मुस्कुराई और अपना सिर झुका लिया। बिल्कुल संत बी, मैं इसे जल्द ही लाऊंगा। वह अचानक इतनी अजीब क्यों हो गई है? और इस संत बी का क्या हुआ? उसने सोचा, लेकिन जैसे ही बी सेरा के कमरे में गई और उसे बिस्तर पर लेटा देखा, वह तुरंत भूल गई। इसके बजाय वह जल्दी से वहां गई और सेरा को देखा। वह साफ थी और उसके सारे जख्म गायब हो गए थे, लेकिन बिना किसी निशान के। हर जगह निशान थे।
वह सिर्फ 18 साल की है और उस पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। खैर, मैं सिर्फ 20 साल का हूं और मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारियां हैं। लेकिन कम से कम हम एक दूसरे की मदद करने के लिए तो यहाँ हैं। बिया सेरा के बालों से खेल रही थी कि अचानक कराहने की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। ओह, बकवास, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे छुरा मारा गया हो। सेरा मुस्कुराते हुए बी को घूर रही थी, और इससे बी को गुस्सा आ गया। क्योंकि तुम बेवकूफ़ थे, तुम्हारे पेट में मुट्ठी भर छेद था। सेरा ने अपनी कमीज़ ऊपर उठाई और वहाँ निशान देखा। फिर वह मुस्कुराए और बोली, लेकिन मैं तो बच गया, है न? लेकिन जब सेरा ने बी के चेहरे पर बहते आंसू और वहाँ मौजूद दर्द को देखा तो उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। क्या क्या मैं मर गया? उसका चेहरा मौत की तरह पीला और डरा हुआ था, मानो वह अपने अंतिम क्षणों को याद कर रही हो। हाँ, तुमने ऐसा किया था, लेकिन मैं तुम्हें वापस ले आया। सेरा के चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था, लेकिन उसने बी को अपने पास आने का इशारा किया। वह चली गई और वे दोनों गले लगकर एक दूसरे को सहारा देते हुए लेट गए। कुछ मिनट बाद सेरा बोली, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं भविष्य में और अधिक सावधान रहने की कोशिश करूंगा। बी ने सेरा की तरफ देखा और उसे चूमा, फिर खाने का इंतजार करने लगी। वे भूखे थे। थोड़ी देर बाद लूसी खाना लेकर पहुंची और सेरा को जागता देखकर आश्चर्यचकित हो गई। संत सेराफिन, आप भी जाग रहे हैं? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था, मुझे बचाने के लिए। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। सेरा थोड़ी असहज दिखी, लेकिन उसने लूसी के अजीब तरीके से बात करने पर ध्यान नहीं दिया। उम्मा, आपका स्वागत है। बिया हंसने से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी और उसने लूसी को ये बात बताई। भोजन के लिए धन्यवाद। खाने के बाद और सभी के स्वस्थ होने के बाद हम बनकर की खोज शुरू करेंगे। जैसी आपकी इच्छा, मेरी महिला। लूसी ने सिर झुकाकर कहा और चली गई। सेरा ने बी की तरफ देखा और वह सवाल पूछा जो उन दोनों के मन में था। वह ऐसी क्यों है? वह कब से समर्पित अनुयायी बन गई? शायद तब जब तुमने खुद को बलिदान करके उसे निश्चित मृत्यु से बचाया था। और जब मैंने तुम्हें वापस जीवित किया था। उन्होंने एक दूसरे को फिर से देखा और आह भरी। अगर लूसी भी ऐसा व्यवहार करने लगी तो जब हम दूसरों को बचाएंगे तब क्या होगा? सेरा ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ, लेकिन साथ ही मनोरंजन के साथ पूछा। बस इसे अनदेखा करो और सामान्य व्यवहार करो। अगर उन्हें हम पर इतना विश्वास है तो अच्छी बात है। अब चलो खाना खाते हैं। ये कहकर वे दोनों अपना खाना खाने लगीं। ये कुछ खास नहीं था, बस किसी राक्षस का मांस था, लेकिन उनके लिए इसका स्वाद स्वर्ग जैसा था। खाना खत्म करने के बाद वे संतुष्ट होकर बिस्तर पर लेट गईं। बी शांति का आनंद ले रही थी, तभी अचानक सेरा बोलने लगी। कब की बात है ये? उसने अपनी घड़ी की होलोस्क्रीन देखते हुए पूछा। उसकी स्टेटस विंडो खुली थी, लेकिन उस पर कुछ नए शब्द थे। बी को उत्सुकता हुई और उसने सेरा का स्टेटस खोला। नाम, सेराफिन। शीर्षक, देवदूत सम्राट। पहली हत्या, निराशा का महादूत, तीसरे स्तर का आतंक। जीवन सार अवशोषित, 931/1000। क्षमताएं, लेस देन प्रकाश लाने वाला ग्रेटर दैन। निष्क्रिय क्षमताएं, लेस दैन एंजल दृष्टि ग्रेटर दैन। पहली परिवर्तन क्षमता, लेस देन निराशा के पंख ग्रेटर दैन। रूपांतरित निष्क्रिय क्षमता, लेस दैन अविनाशी ग्रेटर दैन। विरासत, पहला परिवर्तन, लेस देन स्पष्ट मन ग्रेटर दैन लेस देन भोर की चमक ग्रेटर दैन लेस दैन। ग्रेटर दैन आइटम, लेस देन शैतानी परिधान ग्रेटर दैन लेस देन मध्यरात्रि का मुकुट ग्रेटर दैन। दो नई चीजें हैं, एक हेरिटेज और एक आइटम, लेकिन उसका ग्लेव चला गया है। चलो उनका विवरण देखते हैं। लेस देन डॉन्स रेडियंस ग्रेटर दैन। वर्णन, लेस देन अंधेरे में प्रकाश के प्राणी के रूप में लड़ना आसान नहीं था। उसे अपनी शक्ति को नए तरीकों से ढालना और इस्तेमाल करना था। प्रकाश उत्सर्जित करने के बजाय उसने उसे एक हथियार का रूप दिया और वह उन पागल प्राणियों से लड़ता रहा। ये बहुत उपयोगी साबित हुआ, लेकिन फिर भी उसे कुछ कमी महसूस हो रही थी। सबसे अंधेरे में आखिरकार उसे वह मिल ही गया और उसकी मदद से उसने अरबों लोगों का वध कर दिया। लेकिन पागलपन सभी के लिए आता है और सभी को गले लगाता है। ग्रेटर दैन, आपने अपनी सबसे कीमती चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए स्पष्ट मन का इस्तेमाल किया और अंत तक संघर्ष किया। आपका प्रकाश और भी तेज चमकता है और आप इसे अपनी पसंद के किसी भी हथियार का रूप दे सकते हैं। उसका वर्णन हमेशा दुखद क्यों होता है? और आखिरकार उसके पास एक असली तलवार है, या कम से कम उसके काफ़ी करीब। अब दूसरी तलवार भी, लेस देन मिडनाइट क्राउन ग्रेटर दैन। प्रकार, हेडिवियर। वर्णन, लेस देन रात्रि दानव कई अन्य राक्षसी प्राणियों की तरह विशुद्ध शक्ति का प्राणी था। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह अपने अनुयायियों को भी शक्ति प्रदान कर सकता था। लेकिन शक्ति के साथ इच्छा भी आई और इच्छा के साथ ईर्ष्या भी। राक्षस की शक्ति उसके अनुयायियों में थी, लेकिन ईर्ष्या के आवेश में उसने उन सभी को मार डाला। अपने मित्रों और परिवार की हत्या के ज्ञान ने उसे निगल लिया। अंत में ये छिप गया। पागलपन के हावी होने से पहले यह इसका अंतिम सचेत निर्णय था। ग्रेटर दैन, विशेषता,
रात्रि दानव का मुकुट। ये किसी भी ऐसे व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है जो आपका श्रद्धापूर्वक अनुसरण करता है, लेकिन आपकी गहरी इच्छाओं को भी बढ़ाता है। और फिर से एक दुखद वर्णन, इसे दुखद क्यों होना चाहिए? कम से कम अब हमारे सभी लोगों को इसका उपयोग तो है। आश्चर्य है कि शक्ति में कितनी बड़ी वृद्धि हुई है। पढ़ना खत्म करके वह सेरा की ओर मुड़ी, जो अपने ही विचारों में डूबी हुई लग रही थी। बी ने इंतजार किया और फिर पूछा, तुम्हारा ग्लेव कहाँ गया? सेरा बी की आवाज़ सुनकर थोड़ा चौंकी, फिर कुछ देर सोचने के बाद बोली, ओह, मुझे लगता है कि राक्षस ने इसे तोड़ दिया। सब कुछ तेजी से हुआ इसलिए मुझे यकीन नहीं है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास अब यह नहीं है, इसलिए इसके साथ कुछ हुआ है। हाँ शायद, मैंने आपके नए विवरण पढ़े हैं, वे दोनों दुखद हैं। वे इस पर हंसे, फिर सेरा बोली, हाँ बिल्कुल, हमेशा की तरह। और क्या तुमने अपनी स्टेटस विंडो भी देखी है? बी ने अजीब सा मुंह बनाकर पूछा, नहीं, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? सेरा मुस्कुराई, सिर्फ तभी जब तुम अपने अपग्रेडेड हेरिटेज के बारे में जानने को उत्सुक हो। बिया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसने तुरंत अपनी स्टेटस विंडो खोली। नाम बी, शीर्षक प्रकृति की रानी, पहला कत्ल, विश्व वृक्ष, प्रथम श्रेणी का भयावहता, जीवन सार अवशोषित 879/1000, क्षमताएं लेस देन प्रकृति की पुकार ग्रेटर दैन, निष्क्रिय क्षमताएं लेस देन प्रकृति के साथ एक ग्रेटर दैन, विरासत लेस देन अंकुर ग्रेटर दैन, आइटम लेस देन जीवन की शाखा ग्रेटर दैन लेस देन गलनांक ग्रेटर दैन। बिना समय बर्बाद किए उसने उसका विवरण खोला। लेस दैन अंकुर ग्रेटर दैन, विवरण लेस दैन ग्रेटर दैन, आपकी आत्मा में जीवन का अंकुर है। जो लोग अपनी प्रकृति को समझते हैं उनके लिए महान शक्तियां प्रतीक्षा करती हैं, यह आपके लिए विशेष रूप से सत्य है। आपने अपने बारे में और अधिक सीखा, इसलिए आपका बीज एक अंकुर के रूप में विकसित हुआ। प्रकृति के साथ आपका जुड़ाव और भी गहरा होता जाता है और उस पर आपका अधिकार बढ़ता जाता है। वर्णन का पहला भाग नहीं बदला, लेकिन ये दूसरा भाग बहुत कुछ समझा देता है। मैं सेरा को सिर्फ इसी वजह से बचा पाया। बिया सेरा की ओर मुड़ी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अपनी अद्भुत बुद्धि से वह पहले ही समझ गई थी कि उस विवरण का क्या मतलब है। अपनी हेरिटेज को अपग्रेड करने के लिए बधाई, मुझे उम्मीद है कि अन्य अपग्रेड आसान होंगे। बी ने आह भरी, हाँ मैं भी। खैर, हमें दूसरों के पास जाकर पूछताछ करनी चाहिए। हमें एक बनकर की तलाश करनी है और लोगों को स्थानांतरित करना है। बी को लगा कि उसने विषय बदलने की कोशिश की और वह उसके साथ चली गई। ठीक है, चलो, हमें ये काम जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए ताकि हमें सेक्स के लिए समय मिल सके। वे दोनों हंसे और बाहर चले गए। दोनों को कमरे में कुछ भी गलत नहीं लगा। शहर का एक अलग हिस्सा, एक अंधेरे कमरे में एक 8 साल की बच्ची अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। रोशनी का एकमात्र जरिया उसकी बेडसाइड टेबल पर रखी एक मोमबत्ती थी। बच्ची छत की ओर देख रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं और थी। अचानक उसके चेहरे पर एक आंसू बह निकला। कृपया जल्दी करें, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया था, बस 2-4 सिसकियां सुनाई दे रही थीं। तभी बाहर से कदमों की आहट और चाबियों की खनक सुनाई दी। दरवाजे का ताला खुला और चौखट पर एक आकृति प्रकट हुई। लड़की बिस्तर पर बैठ गई। उसने कुछ भी नहीं पहना था और बहुत गंदी थी। उसके शरीर पर जख्म के निशान भी थे, मानो उसे प्रताड़ित किया गया हो। वह भ्रूण की मुद्रा में बैठी थी, दरवाजे से उतनी ही दूर जहां तक उसके अंगों पर बंधी जंजीरें उसे अनुमति दे रही थीं। अब आओ फ्रीक, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, तुम जानते हो कौन है? कृपया। भगवान दुर्स्वप्न, मुझे कुछ नहीं पता। लड़की डर से रो रही थी और कांप रही थी। शायद तुम्हें बस थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है, नाइटमेयर ने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। कुछ हफ्ते पहले ही फ्रीक 8 साल की हुई है, या महीनों पहले। जब से लॉर्ड नाइटमेयर ने उसे इस कमरे में फेंका है तब से वह बहुत सी चीज़ें भूल गई है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसे अपना नाम भी याद नहीं आ रहा था। हर टॉर्चर के दौरान नाइटमेयर उसे सनकी कहता था, तो यही उसका नाम होगा। वरना वो ऐसा क्यों कहता होगा? वो कभी कभी उसे अपना पसंदीदा खिलौना भी कहता था, लेकिन बाकियों की तरह सेक्स के लिए नहीं, बल्कि यातना के लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यातना देना इतना पसंद क्यों था। इस कमरे में उसे पत्थर की दीवारों से जंजीरों से बांधा गया था। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक बिस्तर, एक छोटी सी मेज और एक बाल्टी। जाहिर है उसे शायद दिन में एक बार खाना खिलाया जाता था, उसे पता नहीं था। उसने 2 काम किए, एक तो नाइटमेयर का खिलौना, दूसरा उसकी क्षमता के कारण। हाँ, ये छोटी कुपोषित 8 साल की बच्ची एक इवॉल्व थी, और उसका परिवर्तन ये था कि वह अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर भेज सकती थी। ये क्षमता बहुत शक्तिशाली थी, और जब नाइटमेयर को इसके बारे में पता चला तो उसने उसे तुरंत अपनी हिरासत में ले लिया। उसने एक बार कहा था कि वह उसकी सबसे अच्छी जासूस थी, लेकिन जब भी वह किसी ऐसी बात की सूचना देती जो उसे पसंद नहीं आती, तो उसे प्रताड़ित किया जाता।
इसके अलावा नाइटमेयर को किसी तरह पता चल जाता था कि वह कब झूठ बोलती है और उसे फिर से प्रताड़ित किया जाता था। शुरुआत में उसने मानसिक यातना देने की कोशिश की, जो उसकी विशेषज्ञता थी, लेकिन उसका दिमाग टूटने के कगार पर था और वह एक हफ्ते के लिए कोमा में चली गई। उसके बाद शारीरिक यातना शुरू हुई। यह ज़्यादा दर्दनाक था, लेकिन फिर भी वह बुरे सपनों की बजाय इसे ज़्यादा पसंद करती थी। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा था। उसके पास एक मरहम लगाने वाला था जो उसके शरीर को कैनवास साफ करता था, जैसा कि वह उसे अक्सर कहता था। कुछ जख्म तो मरहम लगाने वाला भी नहीं भर पाया, इसीलिए उसकी उंगलियां, एक कान और कुछ पसलियां गायब थीं। उसका शरीर लगातार दर्द से कराह रहा था और कमरे में कोई मनोरंजन न होने के कारण उसने अपनी आत्मा को बाहर निकाला और शहर को निहारा। शहर बहुत खूबसूरत था, खुला आसमान, इमारतें, सब कुछ। उसे खोजबीन का बहुत शौक था और अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके वह पूरे शहर की खोजबीन कर सकती थी। लेकिन शहर के बाहर उसकी सीमा थी। उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह हर इमारत में गई या कम से कम कोशिश तो की। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि चूंकि ज़्यादातर राक्षस उसे देख या हमला नहीं कर सकते, फिर भी कुछ राक्षस उसे देख या हमला कर सकते हैं। खुशकिस्मती से उसे कोई चोट नहीं लगी, क्योंकि अगर उसकी आत्मा मर गई तो उसका शरीर भी मर जाएगा। एक समय तो उसने सोचा कि मरना एक वरदान होगा, लेकिन फिर उसे लोगों का एक बड़ा समूह मिला। वे नाइटमेयर के ग्रुप जैसे बिल्कुल नहीं थे। वहाँ के लोग खुश थे। हंसी की आवाज़ थी। उसे नहीं पता कि आखिरी बार उसने कब सुनी थी, नाइटमेयर की क्रूर हंसी को छोड़कर। और उन लोगों का नेतृत्व एक शानदार महिला कर रही थी, जिसके बाल ओक की छाल जैसे भूरे और आंखें जंगल जैसी हरी थीं। लोग उसे लेडी बी कहते थे और उसे ढूंढने के बाद वह हमेशा उस पर नज़र रखती थी कि वह क्या करती है। वह उसे और उसकी सभी सहेलियों को योजना बनाते, राक्षसों से लड़ते और मस्ती करते देखती थी। वह वहाँ सुरक्षित और खुश रहने के लिए अपना सब कुछ दे देती। लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही सोच रखा था। उसका मुख्य उद्देश्य लगातार गश्ती दल पर नज़र रखना था। अगर गश्ती दल में कोई मर जाता है तो उसे यातनाएं दी जाती हैं, भले ही उसकी कोई गलती ना हो। उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी और वह कई बार लेडी बी और उसकी सहेलियों को देखने चली जाती थी। वे उसके लिए किसी परीक्षा की तरह थे। उसने उन्हें अपने एक गश्ती दल पर घात लगाने की योजना बनाते सुना। जब वे शहर से गुजर रहे थे तब उसने उस गश्ती दल पर नज़र रखी और जब बी ने उन्हें मार डाला। इसके कारण उसे बहुत यातनाएं झेलनी पड़ीं, लेकिन उसने परवाह नहीं की। ये घटना एक दो बार और हुई और उसकी यातनाएं और भी बदतर होती गईं। फिर भी उसने बी के समूह के बारे में किसी को नहीं बताया। एक रात फिर से घात लगाने की तैयारी थी, लेकिन जब वह गश्ती दल का पीछा कर रही थी तो उसने कुछ असंभव सा देखा। छत पर सफ़ेद पंखों वाली एक औरत। वह उत्सुक हो गई और ठीक समय पर वहां पहुंच गई और देखा कि एक राक्षस ने उस पर हमला कर दिया है। वह औरत बिल्कुल बिया जैसी ही खूबसूरत थी, बस उसके बाल चमकीले सुनहरे रंग के थे, बिल्कुल उसकी आंखों जैसे। और उसके पंख, वो अब तक देखे गए सबसे साफ सफ़ेद पंख थे। यहाँ तक कि जब उन पर खून भी गिरता तो एक दो सेकंड में वे फिर से बेदाग हो जाते। महिला ने राक्षस से लड़ाई की और अंततः उसे मार डाला, लेकिन वह खुद लगभग मर ही गई। लड़ाई के दौरान महिला ने प्रकाश उत्पन्न किया जिसने उसे और भी अविश्वसनीय बना दिया। लेकिन इसने गश्ती दल का ध्यान भी आकर्षित किया। वह घबरा गई। वह नहीं चाहती थी कि वह खूबसूरत औरत मर जाए या उससे भी बदतर दुष्स्वप्न के चंगुल में फंस जाए। दुर्भाग्य से इस रूप में वह किसी भी चीज़ से बातचीत नहीं कर सकती थी। वह सिर्फ एक गवाह थी। जब उसने ब्लेक नाम के आदमी को खंजर निकालते देखा तो चिंता के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने उसे शांत और गहराई से संतुष्ट कर दिया। औरत में हलचल और रोशनी फैल गई। जब रोशनी गायब हुई तो एक को छोड़कर सभी दुश्मन मर चुके थे। तुम्हारे पीछे, वह गलती से चिल्ला पड़ी। हालांकि महिला उसकी आवाज़ नहीं सुन सकी, लेकिन कोई और सुन सकता था। तुमने क्या देखा फ्रीक? नाइटमेयर ने दरवाजे से पूछा। कुछ नहीं, लेकिन जब तक उससे शक हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसने उससे सारी जानकारी निकलवाई। और ठीक वैसा ही हुआ। उसने उससे सब कुछ बता दिया, बी के बारे में जो कुछ उसने देखा था और उस औरत के बारे में जिसके बारे में उसे बाद में पता चला कि उसका नाम सेराफिन था। लेकिन नाइटमेयर यही नहीं रुका। उसने उससे उनके बारे में सब कुछ रिपोर्ट करवा लिया, जो वाकई बहुत बुरा था, लेकिन कम से कम वह उन पर नज़र तो रख सकती थी। उसने देखा कि सेराफिन कैसे जागी, स्टेशन के पास लड़ाई, सेरा और बी का प्यार, सीवा में लड़ाई, राक्षस की तलाश और लड़ाई। जब सेरा मर गई तो वह रो पड़ी और जब बी ने उसे जिंदा किया तो खुशी से उछल पड़ी। और उसने उन्हें उस बनकर को खंगालते देखा जिसे उसने हफ्तों पहले देखा था। वह राक्षसों से खाली था, लेकिन बाकी सब कुछ भरा हुआ था। दुख की बात है कि उसे नाइटमेयर को सारी बातें बतानी पड़ी, लेकिन उन पर नज़र रखते हुए उसने बातचीत का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की। और हफ्तों की कोशिश के बाद आखिरकार उसे एक रास्ता मिल ही गया। सेरा और बाकी लोगों ने अभी अभी बनकर की तलाश पूरी की थी।
उन्हें कोई राक्षस नहीं मिला, और जब सर्वनाश हुआ था तब बनकर खाली था और हेवेल से कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँचा था। ये थोड़ा दुखद था, लेकिन कम से कम पूरा बनकर पूरी तरह से भरा हुआ था। इसमें हजारों लोग रह सकते थे, साल भर के लिए पर्याप्त भोजन था और एक विशाल शस्त्रागार था जो उस जमाने के सबसे बेहतरीन सैन्य उपकरणों से भरा था। आज के मानकों के हिसाब से ये सबसे अच्छा तो नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ न होने से तो बेहतर ही था। क्लॉकवर्क, किलशॉट, विल और 10 सैनिकों के साथ यहीं रहेगा। बाकी लोग वापस चले जाएंगे और आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सेरा और अन्य लोग प्रवेश द्वार पर यह सुनिश्चित करने के लिए बातचीत कर रहे थे कि सब कुछ तैयार है। तो हम उन्हें कब लाएंगे? 1 सप्ताह बाद, सेरा ने पूछा। यह उससे भी पहले हो जाना चाहिए, वे पहले से ही सामान पैक करके किसी भी समय निकलने के लिए तैयार हैं। बी ने उत्तर दिया। लूसी, तुम इस शहर को सबसे अच्छी तरह जानती हो, तुम्हारा क्या विचार है? हे प्रभु, इतने सारे लोगों को एक साथ ले जाने में लगभग पूरा दिन लग जाएगा। बेशक, अगर पूरी यात्रा में कोई रुकावट ना आए, और छोटे छोटे हिस्सों में जाना कोई विकल्प नहीं है। हमें नहीं पता कि नाइटमेयर कब पलटवार करेगा, और हम रात में नहीं चल सकते जब तक कि हम उजाला करके मरना न चाहें। आगे बोलने से पहले उसने गहरी सांस ली। हमारा सबसे अच्छा विकल्प यही है कि सभी को एक साथ सबसे तेज संभव मार्ग से ले जाया जाए। लोगों के मरने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन यही हमारा सबसे अच्छा विकल्प है। बिया बोलने ही वाली थी कि तभी कुछ अजीब हुआ। फैथ नाम की उस सैनिक को हल्का सा दौरा पड़ा था, तभी वह उठी और सीधे उनकी तरफ चल पड़ी। कुछ मीटर दूर जाकर वह रुकी और यंत्रवत आवाज में बोली, हेलो बी और सेरा। ये बहुत जल्दी साफ हो गया कि बोलने वाली चीज फैथ नहीं थी। सभी लोग सतर्क हो गए और अपने हथियार उस पर तान दिए। अपने आप को पहचानो, बी ने कहा। मैं एक कैदी हूँ, लॉर्ड नाइटमेयर की हिरासत में। उसकी आवाज सामान्य होने लगी, लेकिन अभी भी अजीब थी। तुम्हारा नाम क्या है? सेरा ने पूछा, अभी भी अपनी प्रकाश से बनी तलवार नीचे नहीं की। मुझे नहीं पता, वह मुझे फ्रीक कहता है। मुझे अपना पिछला नाम याद नहीं है। सभी लोग चुप हो गए, जब तक कि सेरा को कुछ याद नहीं आया और उसने बहुत चिंता के साथ पूछा, कैसे? आपकी उम्र कितनी है? मैं अभी 8 साल का हुआ हूँ। या यह महीनों पहले हुआ था? यह अभी 8 साल का हुआ है, और यह कैदी है। मैं इसे मार डालूंगा। सभी को ऐसा ही लग रहा था, खासकर बी को। बस लूसी ही नाराज नहीं दिख रही थी। किसी वजह से वो बस उदास और निराश दिख रही थी। लेकिन सेरा ने बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि उनके बीच और भी बड़े मुद्दे थे। 8 साल की, और मैं मानती हूं कि वह तुम्हें यातना देता है क्योंकि तुम उसकी कैदी हो। लूसी ने पूछा। हाँ, लेकिन सिर्फ शारीरिक रूप से, और दूसरी लड़कियों की तरह नहीं। सिर्फ शारीरिक रूप से, उस कमबख्त कमीने से। लूसी ने कठपुतली की तरफ देखने की हिम्मत न करते हुए फुसफुसाते हुए कहा, क्या आप एक विकसित व्यक्ति हैं? जादूगर ने पूछा। हाँ, मेरी शक्ति मेरी आत्मा को मेरे शरीर से बाहर ले जाने में सक्षम है। मैं इसका उपयोग आप सभी पर नजर रखने के लिए कर रहा हूँ। वाह, ये तो थोड़ा डरावना है, सेरा बुदबुदाई। लड़की उसकी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। सेरा ने अब तक जितनी भी उदास मुस्कान देखी थी, ये सबसे ज्यादा दुखद थी। माफ करना, मैं एक अंधेरे कमरे में बंद हूँ। जब से मुझे यहाँ रखा गया है, मेरे शरीर ने सूरज की रोशनी नहीं देखी है। एकमात्र चीज जिसने मुझे होश में रखा है, वह यह है कि मैं अपनी आत्मा के साथ शहर का पता लगा सकता हूँ। आगे बोलने से पहले उसने गहरी सांस ली। लेकिन इसके बावजूद, मैं खुद को मारना चाहता था। मैं अपने कमरे में जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ राक्षस हैं जो आत्माओं को नष्ट कर सकते हैं और वे मुझे मार सकते हैं। लेकिन जब मैं हार मानने ही वाला था, तो मुझे मनुष्यों की एक बस्ती मिली जो खुश थे। उसकी मुस्कान कम उदास हो गई और उसकी बोली अंततः फेत की बोली के समान हो गई। फिर मुझे उनकी बहादुर नेता बी और उसके सभी दोस्तों के बारे में पता चला। फिर उसे नेतृत्व और जीवन में एक साथी मिल गया। तुम दोनों और तुम्हारे अधीन सभी लोगों ने मुझे आगे बढ़ने में मदद की। लेकिन नाइटमेयर को इसके बारे में पता चल गया और उसने मुझे जासूस की तरह इस्तेमाल किया। तुम्हारे बारे में मुझसे हर जानकारी निकलवाने के लिए उसने मुझे प्रताड़ित किया। वह आगे बोलते हुए बहुत शर्मिंदा दिख रही थी। यह मेरी गलती थी कि डेथब्रिंगर को तुम्हारी योजना के बारे में पता था, नाइटमेयर को भी बनकर के बारे में पता था, और यह भी कि तुमने उसे पहले ही साफ कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देने आया था। मुझे नहीं पता था कि यह संभव है या नहीं, लेकिन मुझे कोशिश करनी ही थी। तुम्हें स्टेशन वापस जाना चाहिए और सबको तुरंत वहां ले आना चाहिए। अगर तुम थोड़ी देर और इंतजार करोगे तो वह घात लगाकर हमला करने के लिए तैयार हो जाएगा। जानकारी के इस सैलाब से हर कोई स्तब्ध था। उसकी जिंदगी इतनी दुखद थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। खुशकिस्मती से उनके नेता वाकई काबिल थे, और खतरे के बावजूद उन्होंने लड़की की आखिरी बात पर ध्यान केंद्रित किया। तुम्हें उसकी योजनाएं कैसे पता? बी ने गुस्से से पूछा। मैंने जरूर उसकी जासूसी की थी। मुझे वापस जाना है, लेकिन कृपया इस व्यक्ति को अपने पास ही रखना।
मुझे नहीं पता कि मेरी क्षमता का मापदंड क्या है, लेकिन ये हर किसी पर काम नहीं करता। अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, वैसे उसका नाम फेथ है, सेरा ने कहा। विश्वास, कृपया उससे कहो कि वह मुझे इसके लिए माफ़ कर दे। और आप सभी का भी धन्यवाद मुझे उम्मीद नहीं खोने देने के लिए। कृपया उस बचाव योजना को जल्दी से लागू करें, बहुत से लोग मुझसे ज़्यादा पीड़ित हैं। इसके साथ ही वह चली गई। फेथ ज़मीन पर गिरने ही वाली थी कि सेरा ने उसे पकड़ लिया और कुछ ही सेकंड में वह ठीक हो गई, लेकिन बहुत उलझन में थी। क्या तुम्हें याद है कि क्या हुआ था? सेरा ने चिंता से पूछा। हाँ मेरी लेडी, बस इतना ही। ये वाकई अजीब था और मुझे लगा कि मैं उससे नियंत्रण के लिए लड़ सकती हूँ, लेकिन जब मुझे ये बात समझ आई तो उसने पहले ही मुझे इतना बता दिया था कि मैं उस पर भरोसा कर सकूं। कम से कम मुझे उस पर भरोसा था क्योंकि मैं उसकी भावनाओं को समझ सकती थी। उसे क्या महसूस हुआ? शुद्ध आतंक और थोड़ी सी आशा। सेरा ने जोर से आह भरी और फिर फेथ को आगे बढ़ाया। बधाई हो फेथ, अब तुम मेरी निजी सहायक हो। तुम सिर्फ मुझसे या बी से ही आदेश लोगी। बेशक तुम मना कर सकती हो, लेकिन फिर भी तुम्हें हर समय मेरे पास रहना होगा। सेरा अपनी बात पूरी भी नहीं कर सकी क्योंकि फेथ उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। संत सेराफिन, आप बहुत दयालु हैं। आप मुझसे जो भी कहेंगी मैं वह सब करूंगा। जब भी संभव होगा मैं आपकी मदद करूंगा और आपका जीवन आसान बनाने के लिए अपनी शक्ति से बढ़कर हर संभव प्रयास करूंगा। मैं इसकी कसम खाता हूँ। सेरा असहज महसूस कर रही थी, लेकिन अजीब तरह से संतुष्ट भी थी। शायद मेरा अहंकार बढ़ रहा है, लेकिन मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिया इसे नियंत्रण में रखेगी। अब उठो। विश्वास। जैसे ही फेथ जमीन से उठी, उसके चेहरे पर एक खूबसूरत चमकदार मुस्कान थी, मानो उसने आखिरकार अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच ही लिया हो। फेथ की पदोन्नति के बाद उन्होंने अलविदा कहा और जल्दी से चले गए। वे इस बात पर विचार भी नहीं कर रहे थे कि लड़की झूठी हो सकती है। नाइटमेयर के लिए दिमागी खेल खेलना बेकार होगा। उसके पास उन्हें कभी भी कुचलने के लिए पर्याप्त संख्या है। कम से कम जब तक वे बनकर तक नहीं पहुंच जाते, उसके बाद तो वह भी उन्हें मार नहीं पाएगा। फेथ को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। वह बस बहुत खुश थी। असल में अगर कोई उससे पूछता तो वह कहती कि यह उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है। कोपेन के पतन से पहले वह सिर्फ 22 साल की थी और एक साधारण सी नौकरी करती थी। उसके माता पिता उससे पहले ही गुजर चुके थे और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। पतन ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत दुखद रहा होगा, लेकिन उसके लिए नहीं। वह बिना किसी लक्ष्य या उद्देश्य के एक साधारण इंसान थी, लेकिन पतन के बाद उसे आखिरकार कुछ ऐसा मिला जो वह कर सकती थी, राक्षसों से लड़ना। और इसलिए उसने जितना हो सका उतना संघर्ष किया। हो सकता है कि वह सबसे अच्छी निशानेबाज या सबसे ज़्यादा एथलेटिक न रही हो, लेकिन उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अजीब बात यह है कि वह अपने समूह में सबसे अनुभवी में से एक थी, फिर भी उसने किसी को नहीं मारा। मारक प्रहार हमेशा कोई और ही करता था। फेथ को लगा था कि यही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पल होगा और उसे इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उसके दोस्त थे और कुछ समय के लिए एक प्रेमी भी, वह संतुष्ट थी। लेकिन तभी शहर के बाहर से किसी के आने की खबर आई, शायद न्यूबर। वह इस व्यक्ति के बारे में सचमुच उत्सुक थी, लेकिन वह कोमा में थी और उसके आने के कुछ ही देर बाद एक और खबर आई। डेथब्रिंगर एक छोटी सेना के साथ उन पर चढ़ाई कर रहा था। लोगों को बी पर पूरा भरोसा था, लेकिन वे डेथब्रिंगर की प्रतिष्ठा से भी वाकिफ थे। हमले से एक दिन पहले तक स्थिति निराशाजनक लग रही थी, जब लड़की अंततः जाग गई और लड़ाई के दौरान उसने अकेले ही 10 इवॉल्व को मार डाला, जबकि बी ने द्वंद्व में डेथब्रिंगर को मार डाला। एक दिन से ज़्यादा समय नहीं लगा और सभी को उसका नाम और उसकी उपलब्धियां पता चल गईं। वे उसे संत सेराफिन कहने लगे। सच कहूं तो फेथ शुरू में कोई भक्त नहीं थी। उस रात उसे इवॉल्व के खिलाफ लड़ते देखने के बाद भी। हाँ, वो मजबूत थी और एक अच्छी लीडर थी, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन दूसरे लोगों की कट्टरता का असर उस पर भी पड़ा। फिर फेथ को उसके बॉस मो ने संत सेराफिन के साथ एक स्काउटिंग मिशन के लिए चुन लिया। ऐसा लगा जैसे अपने हीरो के साथ किसी मिशन पर जा रही हो। उसे लड़ते और 3 लोगों के समूह का नेतृत्व करते देखकर उसे दूसरों की बातों पर यकीन होने लगा। लेडी बी की सहायता से संत सेराफिन उन्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएंगे, चाहे वह कहीं भी हो। और यह सब दानववध के बाद और भी स्पष्ट हो गया, जैसा कि लोग इसे कहने लगे। उसने पूरी घटना नहीं देखी, बस अंत देखा, जब संत सेराफिन ने प्रकाश की तलवार से 5 मीटर लंबे दानव को 2 टुकड़ों में काट डाला, जिससे उसके सभी दोस्त और प्रेमी बच गए। लेकिन फिर वह गिर पड़ी और फेथ ने खून देखा। उसे इस हालत में देखकर मानो उसके अंदर कुछ टूट सा गया हो। फेथ वहां दौड़ी ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, और जब उसने देखा कि विकसित लोग संत सेराफिन के चारों ओर इकट्ठा हैं, लेकिन उसकी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो उसे एहसास हुआ संत सेराफिन मर चुकी थी। ये जानकर उसे लगा जैसे उसका भगवान मर गया हो। वह फूट फूट कर रोने लगी और धीरे धीरे आते हुए बाकी लोग भी रोने लगे।
शायद लेडी बी को ही सबसे ज्यादा बुरा लगा होगा। उन सब की तरह वह भी रोई, लेकिन उन सब की तरह उसने हार नहीं मानी। अपनी पूरी शक्ति और उससे भी ज्यादा शक्ति लगाकर वह संत सेराफाइन को वापस जिंदा करने में कामयाब रही। उस चमत्कार के बाद लोग उसे संत बी कहने लगे। उनका मुख्य तर्क ये था कि उसे संत न कहना उसे संत सेराफिन के अधीन कर देगा। लेकिन वे प्रेमी हैं, इसलिए उन्हें समान होना ही चाहिए। अपनी लेडी को फिर से सांस लेते देखकर वह उन चंद लोगों में से एक थी जो अपने दिल से बोझ हटने के कारण घुटनों के बल गिर पड़ी। फेथ को लगा कि यह उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, लेकिन एक दिन बाद कुछ अजीब हुआ। वे स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे थे। फेथ अपनी सबसे अच्छी दोस्त ऐश से बातें कर रही थी, तभी अचानक उसका सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ और है जो उसे अदृश्य हाथों से थामे हुए है। उसने उस प्राणी के मन को महसूस किया। फेथ को पता था कि वह चीज़ असल में एक औरत थी, और जैसे ही उसने फेथ के मुंह से बोलना शुरू किया उसे उसकी भावनाएं महसूस होने लगीं। वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन साथ ही आशा से भरी हुई भी। यह एक अजीब सा विवाद था, लेकिन समझने लायक भी। और जब उसने फेथ का शरीर त्याग दिया तो उदासी बनी रही, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि संत सेराफिन ने उससे बात करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें पहले आश्चर्य से, फिर खुशी से, फिर भक्ति से चौड़ी हो गईं। अपनी मालकिन की निजी सहायक होने के नाते उसने कभी ऐसा कुछ सपने में भी नहीं सोचा होगा। फेथ जानती थी कि इसका मुख्य कारण यह था कि लड़की अपनी लेडी से कभी भी बात कर सके, लेकिन वह उसे निराश नहीं करेगी और प्रवक्ता होने के अपने मुख्य कर्तव्य के अलावा भी उपयोगी साबित होगी। अफसोस की बात है कि वह अपनी पत्नी के लिए कोई खास उपयोगी तरीका नहीं सोच पा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और कोई न कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ ही लेगी। वे बस स्टेशन पहुंचने ही वाले थे। लूसी पहले ही उन्हें जाने के लिए तैयार करने के लिए आगे आ गई थी, और जब वे पहुंचे तो सब तैयार थे। रास्ते में संत सेराफिन और संत बी ने स्टेशन से इसी रास्ते निकलने का फैसला किया। सूरज बस उगने ही वाला था, इसलिए दिन का उजाला कोई समस्या नहीं थी। सफ़र आसान नहीं होगा और लोग मर भी सकते थे, लेकिन दुष्स्वप्न के हमले से बेहतर तो कुछ भी हो सकता है। उसे अब भी वो दिन याद है जब वे भागे नहीं थे, और जब उसे पता चला कि उसने एक बेचारी 8 साल की बच्ची के साथ क्या किया था, तो फेथ का गुस्सा और भी बढ़ गया। ठीक है, सब लोग हमारे पुराने घर को अलविदा कहो, और चलो एक बेहतर घर में चले जाएं। लोग जयकार कर रहे थे, लेकिन ज्यादा जोर से नहीं। शहर अभी भी भयानक राक्षसों से भरा हुआ था। उन्होंने बंकर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। संत सेराफिन आगे थीं और संत बी पीछे, इस तरह वे दोनों तरफ सुरक्षित रह सकते थे। फेथ अपनी लेडी के ठीक पीछे चल रही थी। वह बहुत खुश और आशान्वित थी। वे पिछले कुछ घंटों से चल रहे थे, हर मिनट अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे थे। सेरा उनका नेतृत्व कर रही थी, तकनीकी तौर पर लूसी उनका नेतृत्व कर रही थी और उन्हें खतरों से आगाह कर रही थी। दुख की बात है कि वह अब आकाश में नहीं जा सकती। पेट, जैसा कि सब उसे कहते हैं, वह अब इतना निकट है कि उड़ान भरना सुरक्षित नहीं है। आखिरी बार मैं सिर्फ मज़े के लिए आसमान में कब गया था। मुझे सच में उसकी याद आती है, लेकिन अगर मेरे पास मज़े के लिए समय होता तो मैं और बी पहले ही सेक्स कर चुके होते। बी की बात करें तो मुझे उसे एक बार आसमान में ले जाना चाहिए, मज़ा आएगा, कम से कम मेरे लिए तो। बी के बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ मिनट कल्पना करने के बाद वह अपनी नई असिस्टेंट की ओर मुड़ी। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे उसके नाम के अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। हे फेथ, मुझे अपने अतीत के बारे में बताओ। मेरी लेडी, आप क्या जानना चाहती हैं? मुझे पतन से पहले के अपने जीवन के बारे में बताओ। फेथ का चेहरा अजीब हो गया। मेरी जिंदगी बहुत उबाऊ थी। मैं एक ऑटो रिपेयर शॉप में काम करती थी और अमीर लोगों की गाड़ियों पर काम करती थी, जो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। सेरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वह बोल रही थी, हमारे घर में 2 कारें थीं, एक मेरे पिताजी के लिए और दूसरी मेरी माँ के लिए। उसने गर्व से कहा। फिर सेरा को अतीत की यादें ताज़ा होने लगीं, लेकिन जब उसने देखा कि फेथ उसे घूर रहा है तो वह रुक गई। उम्मा, यह क्या है? वह शर्मिंदा होकर जल्दी से मुंह फेर लिया। मुझे माफ़ करना मेरी लेडी, बात बस इतनी है कि न्यूबर के विनाश से पहले आपके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मुझे आपके अतीत के बारे में कुछ जानकर हैरानी हुई। ओह, मैं समझ गया, लेकिन आप गलत हैं। फेथ ने सेरा को उलझन में देखा। किस बारे में? मेरे अतीत के बारे में कोई नहीं जानता। बिया को ज़्यादातर पता है, और यह कोई राज नहीं है, बस कोई इसके बारे में नहीं पूछता। तुम कुछ भी पूछ सकती हो और मैं जवाब दूंगी। वैसे भी तुम्हें दूसरों से ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी सहायक हो। फेथ को ऐसा लग रहा था जैसे वो उत्तेजना से फटने वाली है, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, धन्यवाद मेरी लेडी, मुझ पर भरोसा करने के लिए। मेरा बस एक ही सवाल है। मैं इस बारे में बहुत समय से सोच रहा था, पर मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा। क्यों? अब सेरा की उलझन की बारी थी। क्यों? क्या? फेथ ने उसे देखकर मुस्कुराया। तुम बच क्यों गईं? तुम्हें किस बात ने प्रेरित किया?
सेरा कुछ देर सोचती रही, फिर हंसी के मारे बेहोश हो गई। लेकिन उसने ये देखना बंद कर दिया कि फेथ बहुत शर्मिंदा लग रही थी। शर्मिंदा मत होइए, यह अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। तो आप जानना चाहते हैं कि जब मेरे आसपास के सभी लोग मर गए तो मैं कैसे बच गया? जवाब बहुत आसान है, शुद्ध क्रोध, यही मुझे जिंदा रखता है। मुझे उस बेवकूफ़ कबूतर पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने मेरा शहर तबाह कर दिया था और मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे मार डालूंगा। फेथ इस जानकारी से हैरान रह गई। तुमने तीसरे दर्जे के एक डरावने को मारने का फैसला किया और सच में कर दिखाया। अगर उसे पता चलता कि मैंने उसकी ही तलवार का इस्तेमाल किया है तो वह शायद बेहोश हो जाती। हाँ, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। सेरा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक एक साया उसकी ओर झपटा। उसने तुरंत अपनी तलवार उठाए और साए पर वार किया, लेकिन सेरा का वार चूक गया। इसके बजाय वह उस पर झपटा और अगले ही पल सेरा पीठ के बल गिर पड़ी। उसकी सांसें उखड़ गईं और तीखे दांतों से भरा एक मुंह तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। वह उसके सिर तक पहुंच गया और उसकी खोपड़ी को कुचलते हुए बस गिरने ही वाला था कि तभी गोलियों की आवाज़ आई। अचानक सेरा के ऊपर से भार हट गया और वह खांसने लगी। एक पल बाद उसने इधर उधर देखा तो उसने उन छाया तेंदुओं में से एक को मरा हुआ देखा। वह उस तेंदुए से भी बड़ा लग रहा था जिससे उसने छत पर लड़ाई की थी। ये किसी उच्च श्रेणी का रहा होगा, लेकिन वर्ग का नहीं। अगर यह प्राणी भ्रष्ट होता तो यह मृत्युदंड होता। जैसे ही सेरा ने लाश को देखा उसे एहसास हुआ कि गोलियों की वजह से उसकी मौत हुई है, जो अजीब था क्योंकि दागी से ऊपर की किसी भी चीज़ के लिए ये बंदूकें लगभग बेकार थीं। वाह, ये सचमुच मेरे द्वारा किए गए घाव में जाकर उसे मार डाला। कितना भाग्यशाली, पता नहीं गोली किसने चलाई। वह पलटी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फेथ जमीन पर बेहोश पड़ी थी। विच डॉक्टर और बाकी लोग पहले ही कुछ मीटर दूर पहुंच चुके थे। सेरा भी थोड़ी अकड़न के साथ चलने लगी। लूसी पास आए और पूछा, क्या आप ठीक हैं मैडम? हाँ, गिरने से बस थोड़ी चोट लगी है, 1-2 मिनट में ठीक हो जाएगी। सेरा उनके पास पहुंची और फेथ के पास घुटनों के बल बैठ गई। जादूगर, निदान, मैं नहीं जानता मेरी लेडी। लगता है उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। वह बिना किसी कारण के बेहोश हो गई। सेरा ने मृत राक्षस की ओर देखा, फिर फेथ की ओर। कोई बात नहीं मेरे गधे, मो को अभी यहाँ ले आओ। लूसी, तुम ग्रुप की लीडर हो, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। और कोई उस लाश को ले आओ, उसमें बहुत सी कीमती चीज़ें हैं। जी मेरी लेडी, सभी ने सलाम किया और अपनी राह चले गए। कुछ ही मिनटों में मो सेरा के पास पहुंचा और झुककर पूछा, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए मेरी लेडी? क्या फेथ ने पहले भी किसी राक्षस को मारा था? नहीं मेरी लेडी, लेकिन वह अभी भी सबसे अच्छे सैनिकों में से एक है। रुको, भाड़ में जाओ मुझे। अगर उसने पहले कुछ नहीं मारा और वह अपनी पहली हत्या के बाद अचानक बेहोश हो गई, तुम्हें नहीं लगता? मो ने कहना शुरू किया, लेकिन सेरा ने बीच में ही टोक दिया। वह एक विकसित है। मो सदमे से लगभग गिर पड़ी। वह 6 महीने से सैनिक है। कितनी बदकिस्मत है, उसने कई राक्षसों को गोली मारी, शायद सैकड़ों, लेकिन उसे कभी कोई मारक वार नहीं मिला। लेकिन सेरा का ध्यान कहीं और था। उसने दूसरे या तीसरे दर्जे के एक रॉटन को मार डाला, जिसका मतलब है कि बनकर तक की पूरी यात्रा में वह बेहोश रहेगी। मुझे उम्मीद है कि तब तक लड़की को किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेरा ने फेथ की तरफ देखा। उन्होंने उसे एक अस्थायी गाड़ी पर बिठाया और 2 लोग पहले से ही उसे साथ ले जा रहे थे। ठीक है मो, फेथ तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब वह जाग जाए तो तुरंत मुझे बुला लेना, समझी? मो ने झुककर कहा, हाँ मेरी लेडी। ये सब करके सेरा ग्रुप में सबसे आगे आ गई। उसे लग रहा था कि अब आगे और मुश्किलें बढ़ेंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट करना एक कमेंट और लाइक से।